हाँ बेटा, किरण प्रकाश की अपने चल रही थी, अपवर्तन पढ़ा रहा था मैं, परावर्तन तो अपना कंप्लीट हो गया था, अपवर्तन में चल रहे थे अपन, ठीक है। अपवर्तन में अपन ने पढ़ लिया था क्या कि प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे में जाती तो अपनी दिशा से भटक जाती है, उसको अपवर्तन बोलते है ना। दो नियम पढ़े थे अपवर्तन के, तीनों एक ही तल में होती है, और स्नेल का नियम पढ़ा था। फिर अपन ने म्यू पढ़ा था, अपवर्तनांक क्या होता है, वो किस किस पे निर्भर करता है, 3 कारकों पे, तीनों बता दिए, ऊंचाई, ताप और लैम्डा, सब बढ़ने के साथ घटता है। और लैम्डा का एक काउची समीकरण पड़ी थी, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, लाल रंग का लैम्डा सबसे ज्यादा होता है, उसका म्यू सबसे कम होता है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरण जाती है तो वी और लैम्डा बदलते हैं, लेकिन आवृत्ति और रंग वही रहता है। इस पर खूब क्वेश्चन आते हैं। फिर अपन ने प्रकाश के अलग अलग माध्यमों में म्यू देके वेग निकाला था, वेग देके म्यू निकाला था। फिर अपन ने कितने समय में थोड़े 1D से जोड़ के क्वेश्चन किए थे, ठीक है बेटा। तो ये सारी किरण प्रकाश की में अपन ने बातें करी थी। अब अपन आगे बात करते बेटा, सुनना। अब अपने को क्या पढ़ना, आज क्रांतिक कोण में छोड़ के गया था आपके लिए, क्रांतिक कोण पढ़ाना आज। क्या पढ़ना बेटा, क्रांतिक। थोड़े स्नेल के नियम पे क्वेश्चन किए थे अपन ने, क्रांतिक कोण थीटा सी। पूरी फिजिक्स में इससे इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है बेटा, क्रांतिक कोण से महत्वपूर्ण इस दुनिया में कुछ भी नहीं है फिजिक्स में। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्रांतिक कोण, ठीक है बेटा। खूब क्वेश्चन आते हैं, देख क्रांतिक कोण क्या है, ठीक है, थीटा सी। पहले देखते हैं, जब प्रकाश की किरण, ध्यान रखना, जब प्रकाश की किरण सघन से विरल, ध्यान रखना, सघन से विरल, सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हटती है, अभिलंब से दूर हटती है, हटती है। वह आपतन कोण, वह आपतन कोण जिस पर अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण R बराबर 90 डिग्री हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, मतलब दूर हटते हटते इतनी हट जाए कि 90 डिग्री हो जाए। उसके बाद क्या होगा बेटा, और बढ़ाओगे तो और, सुनना, 90 डिग्री हो जाए, उसे, उस आपतन कोण को, उस आपतन कोण को, उस आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। क्रांति बचा दी उसने, क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण कहते हैं, ठीक है। तो बोल दो अतः, ए फाइनल बात बोल दो, अतः 8, अतः आई बराबर ऐसा कोण थीटा सी जिस पर क्या हो जाए बेटा, जिस पर, है ना, आई बराबर थीटा सी कि R बराबर 90 डिग्री हो जाए, ये R 90 हो जाए, वो आई जिस पर R 90 हो जाए। बस ये शॉर्ट में ये बात है, वो आई जिस पर R 90 हो जाए। और ये तभी परिभाषित है सघन से विरल, सघन से विरल। कहा है, सघन से विरल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब प्रकाश की किरण कहां से कहां जाती है, सघन से विरल, सघन से विरल, तो वो आपतन कोण जिस पर R 90 हो जाए। ये दो इंपॉर्टेंट बातें, वो आपतन कोण जिस पर R 90 हो जाए। सही बात है। जब इधर देख, इधर देख बेटा, अगला चित्र देख, ये देख, ये देख, ये μ1 है ना, ये भारी सघन, सघन, ये विरल है ना, ये देख, ये आई, ये R, ये वो आपतन कोण जिस पर R 90 हो जाए, ये वाई जिस पर R 90 हो जाए। ये देख, क्योंकि देख बेटा, जब तू यहां लिखेगा ये μ1 है ना और ये μ2 है ना, ये सघन है तो ये ज्यादा है ना μ1, तो मैं लिखूंगा μ1 sin I बराबर μ2 sin R, है ना। अब सुनना, जैसे देख, अब ये μ1 और ये μ2, μ1 ज्यादा है तो इन दोनों को बराबर करना है। μ1 ज्यादा है तो मैं बोल दूं इन दोनों एंगल में ये R ज्यादा होगा, बराबर है तो भैया तेरा μ ज्यादा मेरा R ज्यादा, तो मैं बोल दूं किसी भी I पर R ज्यादा होगा, R विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन I, हमेशा I से R ज्यादा होगा। अब तुम I को और बढ़ाओगे तो बोल दूं ये कैलकुलेशन बढ़ेगी,
जैसे जैसे आई का मान बढ़ाया जाएगा वैसे वैसे ये कैलकुलेशन बढ़ेगी मेरे लाल, और जैसे जैसे ये गुणा बढ़ेगा तो मैं बोल दूं इधर आर भी बढ़ेगा, क्योंकि ये कैलकुलेशन भी बढ़ानी पड़ेगी। तो जैसे जैसे आपतन कोण बढ़ेगा वैसे वैसे अपवर्तन कोण आर भी बढ़ेगा, और एक समय आएगा कि आई बढ़ते 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 ऐसा आई बराबर थीटा सी, जब आर बढ़ते बढ़ते 90 डिग्री हो जाए और आर हमेशा आई से ज्यादा होगा, तो मैं बोल दूं आई का मान 90 से कम आएगा, कुछ आएगा ऐसा मान जिस पर आर 90 हो जाए, बस वो कोण ढूंढना है। तो जब भी सघन से विरल में जाएगी, कम म्यू में जाएगी, तो हमेशा आर बड़ा होगा आई से, और आर बड़ा होते होते 90 डिग्री हो जाए, वो आई ढूंढ लो, खत्म। ठीक है, ये तो मैं बोल दूं ये म्यू1 बड़ा है, ये म्यू1 बड़ा है म्यू2 से, है ना, ये सघन है, तो ये आई जिस पर आर 90 बिल्कुल होगा ऐसा। कई बार बच्चे क्या करते हैं, चलो छोड़ो वो आगे बताऊंगा, ये समझ में आ गया बेटा। तो क्रांति कोण निकालने के लिए बस एक ही तरीका, आर 90 कर दो, दूसरे माध्यम में कोण 90 कर दो, पर पहले चेक कर लो सघन से विरल में जा रही है नहीं जा रही है। जैसे क्वेश्चन देख, कई बच्चे का ध्यान नहीं रखते, इधर देख, कल 16-17 क्वेश्चन हो गए थे, अगला देख, है ना, एग्जाम्पल 18 देख, है ना, निम्न में से कौन से अपवर्तन के लिए क्रांतिक कोण परिभाषित है। ए, हवा से पानी, बी, पानी से कांच, सी, कांच से हवा, डी, इनमें से कोई नहीं, इनमें से किसी में भी नहीं, किसी के लिए भी नहीं, बोलो किसमें क्रांति कोण परिभाषित है? तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा बेटा? ये कांच से हवा। क्यों? क्योंकि ये देख सघन है, कांच सघन होता है और हवा विरल होती है, तो ये सघन से विरल है। इसमें क्या हो रहा है? सघन से विरल में किरण जा रही है, विरल, ठीक है। बाकी इसमें विरल से सघन, विरल से सघन गलत है, क्योंकि सघन में जाएगी म्यू ज्यादा होगा, सघन का म्यू ज्यादा होगा तो कोण कम आएगा, उल्टा होता अभिलंब की तरफ झुकेगी, तो 90 डिग्री पे जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो बोल दो इसमें भी विरल से सघन, ठीक है, ये सघन, ठीक है बेटा। ये इन सब में विरल से सघन में जा रही है और इसमें सघन से विरल में जा रही है, यहां क्रांति कोण परिभाषित होगा। अब एक बार पीछे बेटा देख, ये आई बराबर थीटा सी पे, तो देख इधर सुनना हो, है ना, ये आई बराबर थीटा सी पे तो तेरा काम हो गया। क्या? ये क्रांति कोण की परिभाषा हो गई, 90 डिग्री पे किरण चली गई। तो ये देखिए डार्क कर रहा हूं बेटा, व्हाइट वाली किरण, ये व्हाइट वाली किरण क्रांति कोण को परिभाषित कर रही है क्या? अच्छा आप सुन, है ना, अब सुनना ध्यान से हो, ठीक है। अब इधर देख, अगर मैं ज्यादा पे डाल दूं तो किरण को, ये देख, है ना, इसको क्रांति कोण क्यों बोलते हैं? आई ग्रेटर देन थीटा सी, आई ग्रेटर देन थीटा सी, थीटा सी से ज्यादा पे डाल दूं तो बोल दूं TIR होगा, TIR पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, क्योंकि प्रकाश की किरण जितने कोण पाएगी उतने चली जाएगी, क्योंकि 90 से ज्यादा कोण, 90 से ज्यादा का मतलब उसी माध्यम में आ जाएगी, तो इसको बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो अपवर्तन की जगह पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। क्लियर है क्या? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। लेकिन अगर कम कोण पे डालता तो मैं, ये देखिए ज्यादा पे डाला, ये है ना, अगर कम पे डालता तो ये सॉरी, तो ये पार होती, TIR नहीं होता, ज्यादा पे डालू। अब कम पे डालता, अगर मैं आई घटाता तो μ1 sin आई कम करता तो इधर की कैलकुलेशन कम हो जाती, तो इधर भी कोण कम होता, तो 90 से कम तो अपवर्तन होता, लेकिन दूर जरूर हटती किरण, ये तो बोल दो अपवर्तन होता है, आई लेस देन थीटा सी, तो मैं बोल दू पार होगा, अपवर्तन होगा। तो क्या होगा? अपवर्तन। येलो कलर की किरण जो ज्यादा पे गिरी थी, आई ग्रेटर देन, उसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया, और कम पे अपवर्तन हुआ, और ये मैं बोल दूं आर ग्रेटर देन आई आएगा, ये आर हमेशा आई से बड़ा आएगा, ये बात तो है। ये
तो यहां से बिंदु बना के लिख देता हूं इसके बेटा थ्योरी में, ठीक सुनना। यदि सुनना पहला, यदि आई बराबर थीटा सी तो आर बराबर 90 डिग्री है ना, ये 90 डिग्री, ठीक है। आई लेस देन थीटा सी से कम तो अपवर्तन होगा, अपवर्तन, अरे बोलो अपवर्तन होगा, और इस अपवर्तन में भी क्या होगा, अपवर्तन होगा, तो अपवर्तन होगा, और आर ग्रेटर देन आई होगा। अपवर्तन तो होगा पर बड़े कोण पे जाएगी, दूर हटेगी, ये दूर हटेगी, और आई अगर ग्रेटर देन थीटा सी हो गया, थीटा सी से बड़ा हो गया, आई ग्रेटर देन थीटा सी हो गया, तो टी आई आर होगा, टी आई आर, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, टी आई आर। क्लियर है क्या? तो बड़ा कोण हो गया तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये नहीं कि क्रांति मच गई, इस कोण पे तो यूं चली गई 90 पे, इससे कम पे अपवर्तन होगा और ज्यादा पे पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। कम कोण पे गिराई तो पार होगी और ज्यादा कोण पे गिराई तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। क्लियर है क्या? समझ गए? ये होता है क्रांतिक कोण। ये देखो, और सघन से विरल के लिए होता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19 देख, है ना। वो सीक्वेंस मुझे पता नहीं थी, मैंने मेरे हिसाब से, है ना। अब देखो क्या होता है बेटा, चाहे पूछे या ना पूछे, यहां पे लिख दो, यहां पे एक स्टार मार्क करके लाइन लिख रहा हूं, या चलो बाद में लिखूंगा, पहले मैं समझा। इधर देखो, इधर देखना बेटा, अब देख सुन, देखना हो, है ना। यहां तो मैं सीधा सीधा पूछा क्रांति कोण बताओ, ठीक है। पहला, दूसरा, ठीक है। एक और दे रहा हूं, 19 का तीसरा, है ना। क्रांतिक कोण का मान ज्ञात करो, है ना। तीनों में, तीनों अपवर्तनों के लिए, अपवर्तन तीनों में क्रांति कोण में थीटा सी ज्ञात कीजिए, थीटा सी ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, है ना। तीनों में थीटा सी निकालना है, कीजिए। चलो साहब आ जाओ, पहले वाले में थीटा सी निकालना, तो मैं यहां पे लिख दूं क्या, इधर देख सॉल्यूशन, एक ही तरीका है बेटा, थीटा सी, सुनना, क्रांति कोण निकालना है। अच्छा, इनके तीनों के याद भी रखूंगा मैं, निकालना सिखा रहा हूं, फिर याद कर लूंगा मैं। इधर देख, तो यहां से लिखो स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से, के नियम से, नियम से, तो यहां लिख दो μ1 साइन थीटा सी, बोलो बराबर μ2 साइन 90 डिग्री। ए थीटा सी पे 90 पे किरण जाएगी, ध्यान रखना, ये अपवर्तन, बस एक ही नियम है, आर 90 कर दो, एक ही नियम है जिंदगी का, जब भी थीटा सी पूछा आर 90 कर दो। लेकिन ये करने से पहले देख जरूर लो कि भारी से हल्के में जा रही है नहीं जा रही है। बिल्कुल सही है, भारी हल्का, देख ले, बिल्कुल भारी से हल्के में जा रही है। देख √2, ए बायोलॉजी 1.414, सर पहले आप तो देख लो क्या होता है, 1.414, तो बोल दो बिल्कुल भारी से हल्के में जा रही है। ये तो यहां से कितना आ जाएगा बेटा, √2 साइन थीटा सी बराबर 1 साइन 90 1, तो यहां से कितना आ जाएगा बोलो, तो यहां से आ जाएगा बेटा साइन थीटा सी इज इक्वल टू 1/√2, तो यहां से थीटा सी बराबर कितना आ जाएगा, थीटा सी बराबर 45 डिग्री, तो 45 डिग्री कोण आ जाएगा। तो बोल दो 45 डिग्री पे प्रकाश की किरण गिरेगी तो 90 डिग्री पे जाएगी, ये देख 45/90 पे जाएगी। ये क्लियर है क्या? तो ये हो गया क्रांति कोण।
√2 से 1 का याद रख लो, जब जब √2 से 1, जब जब √2 से हवा में जाएगी 45 डिग्री पे पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। अगर तू 45 से ज्यादा पे डालेगा तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, सॉरी 45 डिग्री क्रांति कोण होगा, 45 से ज्यादा पे डालेगा तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, कम पे डालेगा तो पार हो जाएगी। क्लियर है क्या बेटा? तो याद ध्यान है ना, √2 से 1, वैसे भी याद है √2, क्योंकि इधर √2 साइन आई आएगा, √2 साइन थीटा सी बराबर उधर 1 साइन 90, उधर 90 करते ही वो 1 बन जाएगा, इधर √2 ले जाऊंगा तो 1/√2 45 डिग्री आएगा, ये 1/√2 45 डिग्री। अच्छा ऐसे ही यहाँ 2 साइन थीटा सी, ये देखो इसमें भी वही, यहाँ पे आ जाओ, ये आधा हिस्सा कर दिया, ये फर्स्ट पार्ट सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट, यहाँ आ जाओ सॉल्यूशन सेकंड पार्ट, ये आ जाओ, ये आ जाएगा 2 साइन थीटा सी इज इक्वल टू 1 साइन 90 डिग्री, साइन थीटा सी इज इक्वल टू 1/2, तो थीटा सी बराबर 30 डिग्री, कितना आ जाएगा थीटा सी 30 डिग्री। तो मैं बोल दूं जैसे 2 से 1 में जाएगी किरण, प्रकाश की किरण 2 से 1 में जाएगी, तो फिर से देख भारी से हल्के में, ये देख फिर से भारी से हल्का, तो थीटा सी परिभाषित, थीटा सी परिभाषित, सबसे पहले चेक करो थीटा सी परिभाषित, तो जब जब भारी से हल्के में जाएगी थीटा सी परिभाषित है, और जैसे ही 2 साइन थीटा सी और करा तो उधर 90 रखते इधर 1 आ गया, तो 1/2 30 डिग्री, तो 2 से 1 के लिए 30 डिग्री, √2 से 1 के लिए 45 डिग्री, √2 से 1 के लिए 45 डिग्री, 2 से 1 के लिए 30 डिग्री, तीसरा आ जा बेटा ये है ना, इधर देखो बेटा क्वेश्चन को थोड़ा सा, हाँ ये देखो, अब जैसे बच्चा क्या करता है इधर सुनना, इधर देख सॉल्यूशन 3, तो इसमें भी वही R 90 कर देता है, ठीक है बिल्कुल सही बात है, R 90 करना है थीटा सी पे, तो बच्चा स्नेल का नियम लगाता है, स्नेल के नियम से बिल्कुल वैसे ही स्नेल के नियम से, कई बच्चे डायरेक्ट बता देते हैं सर 60 डिग्री आ गया, मैं पूछता हूं कैसे सर, √3 और 2 से तो 60 ही बनेगा, बिल्कुल सही बात है, स्नेल के नियम से, देखते नियम से, तो यहां से लिख दूं कितना, √3 साइन थीटा सी इज इक्वल टू बेटा 2 साइन 90, ये आ गया 2 साइन 90, जैसे यहां से हल करा साइन थीटा सी बराबर 2/√3 है ना, कितना गया 2/√3, और बच्चा फिर थीटा सी बराबर लिख के आ जाता है साइन इनवर्स 2/√3, और ये ऑप्शन में मिलता भी है, नो डाउट ये ऑप्शन में होगा एक, है ना बेटा 2/√3। फिर बच्चा मेरे को आगे कहता देखो सर आपका लाल, मैं पूछता हूँ क्या सर 4 ऑप्शन में ये था, मैं टिक करके आ गया सर आपका लाल, 2 लपड़ा आपका लाल, सर क्यों सर, पहली बात तो सबसे पहले देख ये कितना है 1.732, ये √3, और ये कितना है 2, मैं बोल दूं हल्के से भारी में जा रही है, हल्के से भारी, हल्के से भारी में जा रही है, अरे बोलो परिभाषित ही नहीं होगा, हल्के से भारी के लिए इसमें तो किरण 5 आएगी, तो ये कौन, तो अगर इसकी वैल्यू अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर से निकालूंगा तो ये परिभाषित ही नहीं होगा, खुद देख ले, बताऊं क्यों, 2/√3, √3 1.732, ये तो 1 से बड़ा है, ये देखिए ये ग्रेटर देन 1 है, देखे ना 2/1.732, 2/1.732, ये ग्रेटर देन 1 है, अपरिभाषित, परिभाषित ही नहीं है, तो ये तो बहुत फर्जी वैल्यू लिखी हुई है। अब तेरे समझ में इसलिए नहीं आया ये फर्जी वैल्यू क्योंकि तेने ध्यान नहीं दिया, हल्के से भारी में जा रही है, हल्के से भारी में किरण 5 आएगी, ऐसा कोई कोण संभव ही नहीं है जिसपे R 90 हो जाए, समझ में आ गई, ये गलतियां होती है बेटा, बच्चा हर कुछ क्रांति कोण निकल जाता है। सबसे पहले क्रांति कोण निकालने से पहले तक मैंने क्या करा था, सबसे पहले चेक करो भारी से हल्के में जा रही है नहीं जा रही, मैंने चेक किया था भारी से हल्का, तो जब जब भारी से हल्के में जाए तो कंफर्म क्रांति कोण आएगा, वो अजीब सा हो चाहे 30 डिग्री हो चाहे 45, चाहे अजीब सा हो साइन इनवर्स में आएगा, भारी से हल्के के लिए आएगा। तो सबसे पहले देख मैंने लिखा था थ्योरी में, तुम थ्योरी ध्यान से पढ़ते हो नहीं, बस रट रट के आ जाते हो, ये देख सघन से विरल पहली लाइन, जब जब प्रकाश की किरण सघन से विरल तो ही क्रांति कोण परिभाषित है, में प्रवेश करती है तो ही क्रांति कोण परिभाषित है, समझ गए, ये देख, नहीं तो ऐसे गलतियां होगी एग्जाम में रोगे, तो थ्योरी जो रटता है वो रोता है। यहां भारी से हल्का परिभाषित है 30 डिग्री आया, भारी से हल्का √2 के लिए 45 डिग्री आया, यहां पे बेटा हल्के से भारी संभव ही नहीं है, पास आएगी किरण असंभव, ठीक है। तो सर फिर देख इसको क्वेश्चन सही करता हूं, ये देख तीसरा भाग पहले मैंने सही लिखा था, ये देख थर्ड, μ1 बराबर 2, μ2 बराबर √3, हाँ अब संभव है, इस बार संभव है, हल्के से भारी में जा रही है, ये देख थीटा सी, अब संभव है, थीटा सी इज इक्वल टू वॉट, ठीक है, अब संभव है, कैसे सर बताता हूं। अब मैं सबसे पहले चेक करूंगा भारी हल्का, भारी से हल्के में जा रही, आ जाओ सॉल्यूशन थर्ड, मैं बोल दूं क्या, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से, के नियम से
तो ये आ जाएगा 2 साइन थीटा सी इज इक्वल टू √3 साइन 90 डिग्री। ये देखो ये 90 डिग्री, 90 डिग्री क्लियर है। तो साइन थीटा सी बराबर √3/2, तो यहां से थीटा सी बराबर 60 डिग्री। ठीक है, आ गया 60 डिग्री। अब तो ध्यान रखना, ए याद ही कर ले, रट ले, मैंने समझा दिया तेरे को, अब रट ले बेटा, मेरे इतने काम आएंगे। जब जब √2 से 1 में जाएगी 45 डिग्री, क्योंकि 1/√2 बन जाएगा। 2 से 1 में जाएगी 1/2 बन जाएगा 30 डिग्री। 2 से 1 में 30 डिग्री, √2 से 1 में 45 डिग्री, और 2 से √3 में, 2 से √3 में, 2 से √3 में, 2 से √3 में, तो आ जाएगा 60 डिग्री। क्लियर है क्या? 2 से √3 में 60 डिग्री। क्लियर है क्या बेटा? चलो, तो ये सर ये सारी बात तो हमारे समझ में आ गई। सर ये सारी बात तो हमारे समझ में आ गई। चले आ गया? चलो ठीक है, चला जाए, आगे चलते हैं बेटा। अब तो अब आ जाओ, अब इधर देख बेटा, हाँ अब ये बात है सर कि क्रांति कोण निकालना हमारे को आ गए सर। ठीक है, अच्छा, लेकिन कोई तेरे को थाली में, ये तो ठीक है क्रांति कोण, अब जब मैंने कुछ 3 तो तेरे को याद ही कर दिया, मैं प्रिज्म पढ़ूंगा, खूब क्रांति कोण, खूब पूर्ण आंतरिक परावर्तन होते हैं। ठीक है, और खूब काम आता पूर्ण आंतरिक परावर्तन नेचर में। थाली में परोसा हुआ पूर्ण आंतरिक परावर्तन कभी नहीं मिलेगा तेरे को। समझ में आ गई? चलो देखते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन देख पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे, देख। ठीक है, देख, सुनना हो। सर आपने रटवाए क्यों? अभी बताता हूं। जैसे ये क्वेश्चन है, ये अभिलंब कैसे किरण गिरी, ये 47 डिग्री पर आपतित हुई। कितने पे हुई बेटा? 47 डिग्री पे। और अगले ने मेरे से पूछा था कि विचलन कोण ज्ञात करो। प्रकाश की किरण का, प्रकाश की किरण का विचलन कोण ज्ञात करो। विचलन कितनी विचलित होगी? विचलन कोण है ना, डेल ज्ञात करो। विचलन कोण ज्ञात करो। ठीक है साहब, ज्ञात करो। ये क्वेश्चन था एग्जाम में। ठीक साहब, ये जेई में क्वेश्चन था बेटा, ये तेरे इसमें नहीं था, नीट में, जेई में। कोई बात नहीं सर, जेई क्या होती है हम तो कर देंगे सर, हम तो बड़े इंटेलिजेंट बच्चे। बिल्कुल सही बात है बेटा, तेरे से इंटेलिजेंट तो मैंने बच्चा नहीं देखा। अब देख, अब क्या होता है बेटा, बच्चा क्या करता है, सीधी कबड्डी स्टार्ट। मैं बताता हूं कैसे, सॉल्यूशन है ना, उसको बड़ा अच्छा स्नेल का नियम आता है, स्नेल के नियम से। ठीक है, जैसे स्नेल का नियम लगाता है वो, √2 साइन 47 डिग्री बराबर 1 साइन R। क्योंकि जब तक R नहीं निकलेगा बेटा, जब तक R नहीं निकलेगा तब तक मैं विचलन कोण कैसे बताऊंगा, क्योंकि प्रकाश की किरण पहले ही जा रही थी। देख, ये प्रारंभिक दिशा थी और ये अंतिम दिशा है, तो ये विचलन आया ना, ये डेल। ठीक है, ये देखे, ये प्रकाश की किरण यूं घूम गई, तो ये आया ना विचलन, ये इतनी घूमी, देख। ठीक है, ये अब ये कैसे निकालेंगे सर, बताता हूं। तो अब इधर सुनना हो, ये 47 है, तो यहां से R निकालना है। तो अब बच्चा क्या करता है यहां पे, अब यहां से करना, मतलब उसकी जीबान लड़खड़ाने लगती। क्यों? 47 डिग्री देखते उसके हाथ पैर फूल जाते। और बिल्कुल सही बात है, साइन 47 का मान तेरे को क्या मालूम है? 45 होता तो 1/√2 रहता, 47। तो बोल दो क्वेश्चन अटक गया, क्वेश्चन अटका, तुम पेड़ पर लटका। क्वेश्चन अटका और आप पेड़ पर लटके, मेरे लाल अटक गया। अब क्यों अटका मैं बताता हूं बेटा, इसीलिए तो ये जेई है। आपने क्या करा बेटा, काम ही गलत तरीके से स्टार्ट करा। जो चीजों का ध्यान रखना था, मैंने जो बोला था कि ये ध्यान रखना, वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा। सर रखा ना सर, बारी से हल्के में गई, बिल्कुल रखा। बारी से हल्के में गई, बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहले तो बारी से हल्के में गई, और जैसे ही तुझे पता पड़ा बारी से हल्के में गई, तो ये बात तय है कि R दूर हटेगा। लेकिन तुझे क्या पता ये दूर हटते हटते 90 पे गया या नहीं गया। तो जब जब प्रकाश की किरण, सुनना ध्यान से, जब जब प्रकाश की किरण, आजा वापस थ्योरी में, एक बात और करेंगे हम, देख सुन, क्योंकि मेरे से सीधा सीधा क्रांति कोण कोई पूछ नहीं रहा।
अब यहां से देख, यहां एक लाइन लिख रहा हूं मैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देख अटक गया ना मेरा क्वेश्चन, अब तेरे को मेरी बात समझ में आएगी। जब जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाएगी, सघन से विरल में जाएगी, से विरल में जाएगी, जाएगी जाएगी, काली मां की कसम, अरे मां को काली नहीं, काली मां अपने वो भगवान देवी, काली मां की कसम, काली मां की कसम, थीटा सी जरूर निकालूंगा, थीटा सी जरूर ज्ञात करूंगा, ठीक है। काली मां की कसम, ये अंडरलाइन कर ले, थीटा सी जरूर ज्ञात करूंगा, चाहे पूछे या ना पूछे, 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 तुझसे पूछे वो थीटा सी निकाल, चाहे ना पूछे तू जरूर निकालना मेरे लाल, नहीं तो हो जाएगा बर्बाद, और तेने कसम और खा ली मेरे सामने। क्लियर है? चलो सर आ जाओ, कसम खा ली तो अब इधर आ जाओ, इधर देख, ये देख, अब यहां पे मेरे से पूछा तो नहीं था, ये देख बारिश हल्के में जा रही थी, √2 से 1 में, है ना, तो क्रांति कोण तो परिभाषित है, क्रांति कोण परिभाषित है, मुझसे पूछा किसी ने नहीं, लेकिन मैं निकालूंगा क्योंकि मैंने काली मां की कसम खाई थी, नहीं तो देख ले मेरा क्वेश्चन अटक गया। तो बोल दूं सबसे पहले इधर देख, इधर देख, ये हटा दूं क्या, ये चल यही कर रहा हूं, ये इधर देख, यहां पे देख लिख रहा हूं सॉल्यूशन, नहीं पूछा, थीटा सी नहीं पूछा, फिर भी निकालूंगा, फिर भी निकालूंगा, क्योंकि मैंने काली मां की कसम खाई है, काली मां की कसम खाई है, ठीक है। तो बोलो, और इसका तो याद है मेरे को, √2 से 1 का थीटा सी, बोलो √2 से 1 के लिए, √2 से 1 के लिए थीटा सी बराबर 45, मैं बार बार नहीं निकालूंगा, याद है मैंने पीछे कहा था तेरे को, याद कर ले, और नहीं आता था, ये देख मैंने निकाला था, ये देख √2 से 1 के लिए, ये देख √2 से 1 के लिए ऐसे निकाला, 45 डिग्री आया था, ये रहा 45 डिग्री, बोलो तो थीटा सी 45 डिग्री आ गया, ठीक है क्या, तो थीटा सी 45, तो क्या मैं बोल दूं 45, तो क्रांति कोण थीटा सी 45 आ गया, थीटा सी बराबर 45 डिग्री। अब क्रिस्टल क्लियर हो गया क्वेश्चन, 45 पे 90 पे जाती, इधर देख, ये 45 पे 90 पे जाती, ये अगर 45 डिग्री होता, आई बराबर 45, तो 90 पे जाती, ये 90 पे, और अगर ये 45 से ज्यादा है, आई ग्रेटर देन 45 है, इधर देख, अभी देख 47 पे गिर रही है, आई बराबर 47 डिग्री है, तो बोल दू पूर्णांतरिक परावर्तन होगा, क्वेश्चन क्लियर हो गया मेरा, तो बोल दू है ना, थीटा 45 और आई ग्रेटर देन थीटा सी है, TIR होगा, देख ले बड़ा क्वेश्चन आसान हो गया, TIR होगा, देख नया चित्र तो 47 पे ही जाएगी, क्योंकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन में तो जितने पे आती है उतने पे जाती है, ये देख जितने कोण पे आती है उतने पे जाती है, ये देख मेरे लाल, ये देख, ये देख, ये देख, ये देख, ये देख, ये देख, अब ये येलो कलर की किरण देख, तो जितने पे आई है, ये देख आई बराबर, ये आई ना, आई, ये आई, तो ये R बराबर आई, परावर्तन के नियम लगेंगे सारे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन में परावर्तन के नियम लगेंगे, तो यहां से मैं बोल दूं कि यहां पे भी परावर्तन का नियम लगेगा, आ जाए, तो क्या मैं बोल दूं ये भी 47 डिग्री हो गया, तो 47 पे आई, 47 पे गई, क्लियर है। अब आजा अगले में वापस डायग्राम बना रहा हूं, तो मैं बोल दूं मेरा क्वेश्चन ये बन गया, इधर देख, μ1 √2, μ2 1, ये अभिलंब, और ये प्रकाश की किरण कितने पाई बेटा, 47 डिग्री, तो ये 47 पे जाएगी, ये 47, ये प्रकाश की किरण जो सीधी जा रही थी, ये आई, तो देखो कितनी घूम गई, ये कितनी घूमी बेटा, ये कितनी घूम गई है, तो ये किरण आई, ये गई, तो बोल दू ये डेल बराबर कितना गया बोलो, तो ये 47, तो बोल दू ये आ जाएगा 180 माइनस 2i, डेल बराबर 180 माइनस 2i क्या, तो ये आ जाएगा बोलो कितना 2i, तो
तो यहां से कितना जाएगा बोल, तो यहां से डेल बराबर 180 डिग्री माइनस 2 इंटू 47, तो ये कितना जाएगा बोलो, तो यह आ जाएगा 86 डिग्री। देख लो कितना आ रहा है, 86 ही आ रहा है ना, ये 94 हो गया, 94 गया तो 14 और चला गया, हाँ 86 डिग्री। क्लियर है ये, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो 86 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लियर है, ये 86 डिग्री समझ गए क्या, तो ये 86 डिग्री घूम गई। तो अगर मैंने क्रांति कोण नहीं निकाला इस क्वेश्चन में पहले, तो मेरा क्वेश्चन कंफर्म अटकना है। तो चाहे वो पूछे या ना पूछे, आप क्रांति कोण जरूर निकाल लें बेटा, सदैव क्रांति कोण निकालें, ठीक है। चल अगला एक भारी क्वेश्चन और देता हूं, ठीक है, समझ में आ गया। हल्के क्वेश्चन 3 करा दिए थे ना क्रांति कोण वाले, अब आ जाओ। क्वेश्चन नंबर कितने हो गए थे, 19। हाँ हाँ, एक और क्वेश्चन देख बेटा, हाँ, एक घनाकार ब्लॉक पर प्रकाश की किरण 45 डिग्री के आपतन कोण पर चित्रानुसार आपतित होती है। तो घन से आपतित होती है जहां सी ए बी का मध्य बिंदु, ए बी का मध्य बिंदु है ना। भुजा, उस घन की भुजा 2 सेंटीमीटर ले लो, भुजा जरूरत नहीं है फिर भी दे रहा हूं, भुजा बराबर 2 सेंटीमीटर है ना। घन की भुजा 2 सेंटीमीटर ले लो, जरूरत नहीं है फिर भी दे रहा हूं, भुजा बराबर 2 सेंटीमीटर, ठीक है, ये मध्य बिंदु है। तो किरण का घन से बाहर निकलने से पहले कुल विचलन, ठीक है। कुल कितना विचलन हो जाएगा घन से बाहर निकलने से पहले, ठीक है। तो इस पूरे घन से बाहर निकलने से पहले कुल विचलन कितना हो जाएगा, ठीक साहब। अब देखो μ1 बराबर √2 है, ये सारा हवा वगैरह ये सब हो गया। अब देखो कुल विचलन कितना हो जाएगा, तब इधर देख, सुनना ध्यान से हो। अब देखो सुन, मैं बोलता हूं यहां पे प्रकाश की किरण पहले अपवर्तन करेगी, सुनना। अच्छा ये √2 है, ये हवा है, हवा का μ1 होता है। अच्छा यहां से यहां आ रही है, तो बोल दो ये हल्के से भारी में आ रही है, देख हमेशा चेक कर, हल्के से भारी में तो पास आएगी, तो किरण चित्र बिल्कुल सही बनना चाहिए, पास आएगी। लेकिन अब एक समस्या है, ये किरण यहां गिरेगी या यहां गिरेगी? हाँ सर, ये किरण यहां भी गिर सकती है साइड वाली सतह पर, यहां भी गिर सकती है। ये सारा निर्भर करेगा इस त्रिकोणमिति पे, यहां आने वाली त्रिकोणमिति। तो सबसे पहली बात तो मुझे ये पता लगाना किरण यहां गिरेगी या यहां, क्योंकि पिक्चर ही चेंज हो जाएगी। सामने गिरेगी तो पिक्चर अलग होगी और यहां गिरेगी तो अलग होगी, ठीक है। चलो देखते हैं।
मैं बोल दूं ये 1 सेंटीमीटर हो गया, हल कर रहा हूं, ये 1 सेंटीमीटर, क्यों, मध्य बिंदु है ये 1। अच्छा, ये कोण 45 है तो ये कितना आएगा, तो बोल दो ए बी सतह पर स्नेल के नियम पर से, ए बी पर स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम, तो बोलो कितना आ जाएगा, तो ये मेरे को पता ही है 1 sin 45, और क्रांतिक कोण निकालना नहीं, क्यों, क्योंकि हल्के से भारी में जा रही कोई समस्या ही नहीं है, परिभाषित ही नहीं है, √2 sin r, तो ये r आ जाएगा यार, बोलो कितना आ जाएगा, तो यहां से r आ जाएगा बेटा, ये 1/√2 और ये √2 उधर जाके sin r बराबर 1/2 आ जाएगा, sin r बराबर 1/2, तो r आ जाएगा 30 डिग्री, कितना आ जाएगा r 30 डिग्री, तो 30 डिग्री कोण, ये 30 डिग्री कोण आएगा, कितना आ जाएगा यार, r बराबर 30 डिग्री, ये 30 डिग्री कोण, तो प्रकाश की किरण पास आएगी और ये 30 डिग्री पे जाएगी। क्लियर है क्या? अब जैसे ये 30 होगा तो मैं बोल दूं क्या, ये 30 होगा, अरे बोलो, ये 30 है तो ये 30 होगा। अच्छा, अब ये जैसे 30 हो गया तो ये 1 है, तो बोल दो अभिलंब छोटा होता है तो ये बड़ा हो जाएगा 1√3, तो ये आ जाएगी भुजा आ जाएगी ये y बराबर √3 आ जाएगा, √3, और आप देख लो √3 सेंटीमीटर 2 से कम है, √3, मैं बोल दूं ये y 2 से कम है, और 2 से कम है तो इसी सतह पे टकराएगी, अरे बोल लो y 2 से कम है, √3 2 से कम होता है ना ये, अरे y 2 से कम है, ये देखे ना, ये 2 से कम है, √3 1.73 दो, तो यहां टकराएगी, ये यहां 2 है, ये 2 थी भुजा, ठीक है, ये 2 थी पूरी, ये 2 थी भुजा, ये 2 सेंटीमीटर थी, ये 2 सेंटीमीटर, ये तो ये 2 से कम है। अब यहां देखो, यहां विलंब गिरा है, ये N2, ये N1, ठीक है, मैं बोल दूं ये 60 डिग्री कौन हो गया, ये 60 डिग्री, 60 डिग्री है। जैसे ही प्रकाश की किरण 60 डिग्री पे गिरेगी, अब मैं बोल दूं यहां से दूर हटेगी, या जैसे ही बच्चे ने चित्र बनाया बर्बाद हो गया, क्यों, सर दूरी तो हटेगी, बिल्कुल सही बात है दूर, पर याद है जब जब सघन से विरल में जाती क्रांतिक कोण निकाल, काली मां की कसम खाई थी, सघन से विरल में क्रांतिक कोण निकाल, अगले देख सघन से विरल के लिए क्रांतिक कोण निकाल, तो यहां पे क्रांतिक कोण निकालो, तो अंदर का क्रांतिक कोण √2 से बाहर हवा है तो θc 45 डिग्री आएगा, ये पहले ही निकाल के रख ले, रटवा दिया मैंने, √2 से 1 के लिए 45 डिग्री होता है क्रांतिक कोण, जब जब प्रकाश की किरण √2 से 1 में जाएगी 45 डिग्री, तो मैं बोल दूं ये 45 है क्रांतिक कोण, और ये आई यहाँ 60 है, ये यहाँ पे कोण जो आई है वो 60 डिग्री है, मैं बोल दूं ग्रेटर देन θc है, अरे बोलो ये θc निकाला 45 उससे बड़ा है ये, तो मैं बोल दूं ये 60 डिग्री से बड़ा, 45 डिग्री से बड़ा आ गया कौन, तो बोल दूं TIR होगा, TIR होगा, TIR होगा, बोलो, और यहां कराओ TIR, करा TIR, ये 60 डिग्री, ये TIR, तो 60 डिग्री पे प्रकाश की किरण आई 60 में जाएगी, क्लियर है क्या, तो ये TIR हो गया अंदर, ठीक है, 60/60 पे जाएगी, क्लियर है क्या, तो ये प्रकाश की किरण गई, ये अच्छा, ठीक है, ये 60/60 पे गई, तो ये TIR वाली देखो बेटा, क्रांतिक कोण निकाल के नहीं रखा तो फिर अटक जाएगा आपका क्वेश्चन, तो बोल दो एक बार यहां पे अपवर्तन हुआ, एक बार यहां पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ, TIR यहां लिख रहा हूं, अब यहां आ जाओ, ये फिर 60 है, सर ये 60 आया कैसे था बेटा, ये 30 है, ये 90 है, तो ये 60, ये तो तू भी निकाल लेगा ना यार, ये 30 है तो ये 30, या फिर यूं देख ले 30 है तो ये जेड बना ना, ये अंतराभिमुख कोण, तो ये 60 आ गया, अच्छा ये 60 है तो कितना आ जाएगा 30, और जैसे ये 30 आया तो यहां किरण 45 पे बाहर आ जाएगी, ये 45 पे बाहर आ जाएगी, ये 45 पे बाहर आएगी, ये ये क्लियर है, समझ गए, तो ये 60/60 पे गई, ये तो क्या मैं बोल दूं ये प्रकाश की किरण देख एक बार यहां घूमी तो देख अब कुल विचलन, तो बोल दूं यहां पे घूमी एक बार तो ये देख, तो बोल दूं 45 पे आई 30 पे गई, ये देख ये 45 था ये 30 रह गया, तो बोल दूं 15 डिग्री घूमी पहले, अरे बोलो ये, तो यहां से आया del1 बराबर 15 डिग्री क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा घूमी है ना,
15 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ये 15 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज यूं। उसके बाद जब प्रकाश की किरण आ रही थी, ये फिर घूमी, देख फिर से एंटी क्लॉकवाइज, ये देख कितना घूमी बेटा यूं। तो फिर से 60 60 120, तो मैं बोल दूं ये del 2 बराबर 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। फिर से एंटी क्लॉकवाइज घूमी, तो पहले 15 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमी है, फिर 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमी, फिर ये 30 से 30, ये 15 डिग्री है, फिर से ये 15 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज del 3। तो पहले 15 डिग्री घूमी, फिर 60 डिग्री घूमी, फिर 15 डिग्री घूमी, 3 बार घूमी। एक बार 15 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पहली सतह पे विचलन निकालना सिखा रखा है मैंने परावर्तन में। फिर यहाँ पे एक 60 डिग्री, कैसे, तो पूर्णांतरिक डेल बराबर 180 माइनस 2i, और यूं ही निकाल ले 60 60, तो ये पूरा 60 होगा। फिर यहाँ घूमी, 3 बार घूमी, ठीक है। आ जाओ कुल विचलन, तो अगले पेज पे लिख, तो मैं बोल दूं टोटल विचलन डेल टोटल बराबर del 1 प्लस del 2 प्लस del 3। 15 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज प्लस 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज प्लस 15 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो कितना आ जाएगा ये 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ये डेल टोटल। तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम गई प्रकाश की किरण। कितनी घूम गई? 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। कितनी घूम गई बेटा? 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये एक पेज छूट गया, इसको उड़ा देते हैं। ठीक है, ये देख, तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ये प्रारंभिक दिशा से 90 डिग्री है, ये लंबत होगी। कई बार ये भी बोले तो आपतित किरण और निर्गत किरण लंबत होगी। अतः आपतित, अतः निर्गत किरण आपतित के लंबवत होगी। क्लियर है क्या? तो ये जो अंततः निर्गत किरण होगी आपतित के लंबत होगी, ये जो होगी ना, ये इसके लंबत होगी ये। हालांकि अपने को इस बात से मतलब नहीं है, अपने तो ये। तो सर हम ये बात समझ गए कि हम थीटा सी चाहे पूछे या ना पूछे अवश्य निकालेंगे, नहीं तो हम उलझने वाले हैं। देख ले, यहाँ पे भी पूर्णांतरिक परावर्तन कराना है नहीं कराना है, तभी समझ पड़ेगी जब थीटा सी पता होगा। तो हमेशा सघन से विरल का थीटा सी निकाल के रख। क्लियर है सर? समझ गए? तो सर ये थीटा सी की तो बड़ी बेहतरीन बातें आपने बता दी। अब आ जाओ सर आगे, चलो आ जाओ। कितने क्वेश्चन हो गए बेटा? है ना, क्वेश्चन 20 कर लिए अपन ने कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। अब आ गया, अब सुन बेटा, अब देख इस थीटा सी के अनुप्रयोग, है ना, क्रांतिक कोण के अनुप्रयोग, क्रांतिक कोण के अनुप्रयोग, है ना, अनुप्रयोग। एक देख बेटा, सबसे पहले तो ये वाला देख, मछली को पूरी दुनिया, है ना, मछली को पूरी दुनिया एक छोटे से व्रत में या अंदर जो बल्ब रखा है उससे कोई प्रकाश की किरण बाहर ना है। ये बल्ब है, बोल दो, इससे उजाला निकल रहा है सब तरफ। ये बल्ब है ना, वाटरप्रूफ बल्ब है, तू चिंता मत कर। H गहराई पे, कितनी गहराई पे? H। ये है हवा और ये है पानी, या जो भी है म्यू। ठीक है, ये ठीक है ना। अब ये देख, अब वो ये पूछता है कि अब देखो सुनो होगा क्या। मैं बोलता हूं एक प्रकाश की किरण यूं जाएगी, ये अभिलंब से दूर हटेगी और मेरी आंख में आके गिरेगी, तो मुझे बल्ब से आने वाली प्रकाश की किरण नजर आई, लेकिन थोड़ी ऊपर नजर आई यहां, तो ये बल्ब यहां नजर आएगा बी डैश। फिर और देख यहां पे, तो और दूर हटूंगा मैं, और प्रकाश की किरण दूर हटी तो और बल्ब ऊपर नजर आया। समझ गए क्या? तो बल्ब ये ऐसे ऐसे करके मेरे को प्रकाश की किरण उठी हुई नजर आएगी। अब ऐसे दूर हटते हटते जब वो कोण बढ़ता जाएगा, इधर देख आर का मान याद है, जब भारी से हल्के में जाती है ये सघन से विरल में, तो एक समय क्रांतिक कोण भी आएगा। तो देखना इधर डायरेक्ट साफ सुथरा चित्र बना रहा हूं, ये वो अंतिम कोण है, ये जब प्रकाश की किरण 90 पे चली जाएगी, ये जब आर क्या हो जाए बेटा 90 डिग्री, ये वो थीटा सी, ये लास्ट कोण है जब प्रकाश की किरण। तो मैं बोल दूं जैसा इधर है वैसा 3D में सब तरफ होगा, तो वैसे इधर भी होगा। ये तो तेरे को पेपर में दिख रहा है, ये थीटा सी, ठीक है, ये तो तुझे पेपर में दिख रहा है, ऐसा सब तरफ होगा। ऐसा सब तरफ कैसे? ये देख पूरा वृत्त बनेगा, इधर देख मैं बता रहा हूं, ये वृत्त बनेगा पूरा, ये सर समझ में नहीं आया, अभी बताता हूं। देख ये किरणें, ये तो ये तल में यूं है, ये यूं जा रही है, ये यूं,
ऐसा इधर भी तो होगा, देख ये बल्ब है, ये यूं भी तो होगी, यूं यूं यूं, पूरा कौन बनेगा, ये ऐसा कौन बनेगा बेटा। जितना कोण इधर है तो ये थीटा थीटा, ये थीटा सी का कोण बनेगा। तो मैं बोलता हूं अर्ध कोण, अर्ध शंकुकार कोण थीटा सी होगा। कई बार वो शंकु का कोण पूछ लेता तो 2 थीटा सी, हालांकि वो ठोस एंगल है ना, ठोस और समतली एंगल, तो अर्ध कोण पूछ ले थीटा सी, पूरा पूछ ले 2 थीटा सी, हालांकि वो बेतुकी बात है। चलो आ जाओ, अब मैं बोल दूं ये इसके पहले वाली सारी किरणें बाहर जा रही थी, ये यहाँ जो भी गिरी थी वो दूर हट के बाहर जा रही थी। इसके बाद वाली में पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा ये, क्योंकि वो थीटा सी से बड़े पे देख जैसे जैसे दूर जाएंगे कोण बढ़ता गया। यहां 0 था, देख यहां सीधी किरणें जा रही थी, यहां थोड़ी सी अपवर्तन हो रहा था, और मैं बोल दूं यहां तो पूरा ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। तो मैं बोल दूं इसके बाद वाली किरणें तो कंफर्म बाहर नहीं आएगी, ये तो कंफर्म बाहर नहीं आएगी बाद वाली, ये बल्ब, ठीक है। तो बाद वाली तो कंफर्म बाहर नहीं आएगी, ये थीटा सी है ना, ये ठीक है ना, ये देखो ये दोनों तरफ। तो अब मैं ये बोल दूं अगर यहां पर एक मैं चकती ढक दूं इस रेडियस की, ये डिस्क, ये आर रेडियस की, ये इस रेडियस की, अगर एक चकती मतलब यूं केंद्र, इसका केंद्र बल्ब के ऊपर हो और चारों तरफ आर त्रिज्या की चकती ढक दूं, तो ये आर क्या हो, वो पूछता है आर क्या हो कि कोई किरण बाहर ना आए, आर मिनिमम क्या हो कि कोई किरण बाहर ना आए, कोई किरण बाहर ना आए, बाहर ना आए, ये न्यूमेरिकल बनता आए, ठीक है। तो पानी किसी माध्यम से हवा में किरण जा रही है और कोई किरण बाहर नहीं आना चाहिए। अब इसका डेरिवेशन कर रहा हूं मैं, तो मुझे ये एच पता है, ये एच दिया हुआ है ना, ये एच दिया हुआ है, ये गिवन है। बल्ब कितनी गहराई पर है ये दिया हुआ है, ये एच गहराई है, ये एच गहराई है, ये है ना, और ये आर पता करना है, ये आर, ये इसको येलो कलर से लिख दे आर, ये आर, ठीक है। चलो आ जाओ, तो यहां से मैं सुनना, मैं बोल दूं अब आर निकालना तो मेरे को यहां पे पहले कोण निकालना पड़ेगा, क्यों, तभी तो संबंध निकलेगा आर और एच में। तो सबसे पहले स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से, के नियम से बोलो इस जगह, तो थीटा सी पिक्चर में लाना है, तो बोल दूं म्यू साइन थीटा सी बराबर, म्यू साइन थीटा सी बराबर 1 साइन 90। ए थीटा सी याद है भारी से हल्के में जा रही है, ये देख भारी से हल्के में जा रही है, बिल्कुल परिभाषित है, हवा तो सबसे हल्की है ये। तो यहां से बोलो साइन थीटा सी कितना आ गया बेटा, तो यहां से मैं बोल दूं क्या साइन थीटा सी बराबर 1/m आ गया, 1/μ आ गया, सॉरी ये साइन थीटा सी। पर अब मेरे को यहां पे तो अगर आर और इसमें रिलेशन निकालना तो टेन थीटा सी चाहिए, देख, तो मैं यहां से बोल दूं क्या, इधर देख अगले पेज पे, टेन थीटा सी त्रिभुज से बोलो क्या लिखूं, टेन थीटा सी बराबर आर बटा एच, तो यहां से बोलो टेन थीटा सी, और मेरे पास है साइन थीटा सी, कोई बात नहीं, ये रहा थीटा सी, तो यहां से ये आ जाएगा साइन थीटा सी, देख कितना आ जाएगा, ये आर बाई साइन थीटा सी के लिए देख कितना लिखूं मैं, तो यहां से ये साइन थीटा सी 1/μ है ना, तो अभिलंब 1 और म्यू ये, तो यहां से कितना आ जाएगा बोलो, अंडर रूड म्यू स्क्वायर -1, ये देख ये कर्ण का स्क्वायर ये, तो यहां से बोलो टेन थीटा सी कितना आ जाएगा, तो 1/√μ² -1, ये देखे ना, ये बराबर r/h, तो यहां से r बराबर कितना आ जाएगा, r बराबर h अपॉन अंडर रूट म्यू स्क्वायर -1। समझ गए, ये फॉर्मूला होता है, ये डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं आप, क्लियर है। अच्छा अब इसको और करते हैं, इससे पहले जनरलाइज फॉर्मूला डिराइव करता हूं। ये तो हो गया जब हवा में जा रही हो, इसी जगह अगर मान लो कोई म्यू1 माध्यम है, इधर देख म्यू2 से म्यू1 में जा रही हो, जरूरी थोड़ी हवा में दे, वो दोनों तरफ, ये म्यू1 ये म्यू2 कर देते हैं, ये म्यू1 से 1 से 2 में जा रही है, अब म्यू1 बड़ा है, यहां पे म्यू1 भारी होना चाहिए, नहीं तो ऐसा होएगा ही नहीं कि बल्ब की किरण कभी बाहर ना आए। बाहर आना बंद तभी होगी जब भारी से हल्के में जाए और TIR हो, तो ये भारी है म्यू1, ध्यान रखना। चलो आ जाओ, तो मैं बोल दूं यहां पे सब जगह म्यू1, पहला वाला माध्यम म्यू1 आ जाएगा, ये देख ये करेक्शन हो जाएगा, तो ये म्यू1 आ गया बेटा, पहला माध्यम म्यू1 और दूसरा माध्यम म्यू2, ये तो यहां आ जाएगा बेटा कितना, ये आ जाएगा म्यू2 अपॉन म्यू1,
ठीक है, अब अगले पेज पे क्या आ जाएगा बेटा, ये μ2 अपॉन μ1 है ना, अभिलंब μ2 ये μ1 है ना। अच्छा मैं चाहूं तो इसको यह भी लिख सकता हूं, ये क्या है, दूसरे माध्यम का μr कर दूं, ए μr सापेक्षिक ये नियतांक, ए सापेक्षिक अपवर्तनांक, याद है दूसरे माध्यम का पहले के सापेक्ष, तो माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष, ठीक है। या इसको यू लिख, यू भी मत लिख, ये यहां पे 1 बाई सॉरी μ2 बाई μ1 को लिख, μ2 बाई μ1 है ना, और ये भारी है ना तो भारी बटा हल्का कर, तो इसको मैं लिख दूं 1 अपॉन μ1 बाई μ2 है ना, और इसको मैं लिखता हूं μr है ना, μr किसको बोल रहा हूं, μr μ1 बाई μ2 को, μ1 बाई μ2 है ना, माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष, माध्यम 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है, माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक, तो माध्यम 1 का माध्यम, तो मैं बोल दूं माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक, तो यहां से मैं लिख दूं ये 1 और ये μr, तो ये आ जाएगा μr स्क्वायर माइनस 1 है ना। मैं चाहता तो डायरेक्ट लिख देता यहां, ठीक है, अब यार चाहो तो इतनी रामायण गाने की बजाय तुम डायरेक्ट लिख दो, इधर देख डायरेक्ट लिख दो, ये यहाँ μ1 ही चलने दो, ये 1 ही चलने दो, देख मैं तेरे को दूसरे तरीके से ही बता देता हूं, ए बेटा मैं तेरे को समझा दिया, ये आएगा है ना 1 अपॉन μ, ठीक है, ये यही चलने दे बस, मैं तेरे को दूसरा तरीका बता देता हूं ना, ये 1 यही चलने दे, ठीक है। तो ये आ गया अपना डेरिवेशन, ये आ गया μ, बोलो ये आ गया। अच्छा यदि 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 बाह्य वातावरण हवा न होकर कुछ और हो तो म्यू के स्थान पर, म्यू क्या था, अंदर वाले का म्यू के स्थान पर म्यू रिलेटिव, जो कि μ1 बाई μ2 होगा, μ1 बाई μ2 आएगा। अरे बोलो, ये यहीं लिख दो म्यू बटा म्यू वातावरण, तो वातावरण के रेस्पेक्ट में अंदर वाला म्यू आ जाएगा। अभी वातावरण हवा थी तो अंदर वाला म्यू का यूं आ गया, अगर बाहर हवा की जगह कुछ और होगा तो उसके रेस्पेक्ट में म्यू आ जाएगा, जो भी होगा वो आएगा। क्लियर है क्या, ये समझ गए, तो म्यू के स्थान पर म्यू रिलेटिव आएगा, समझ गए, ये ध्यान रखना। तो बोल दो सूत्र क्या बन जाएगा, अतः, अब यहां जाओ, अतः आर बराबर है ना, आर मिनिमम बराबर, आर मिनिमम, ये मिनिमम है, आर मिनिमम है ना, इससे बड़ी त्रिज्या भी रख सकता हूं मैं मिनिमम, तो ये मिनिमम त्रिज्या है बराबर एच अपॉन, क्या गया जनरलाइज सूत्र, एच अपॉन म्यू आर स्क्वायर माइनस 1, ये ठीक है। डिस्क की चक्ति की डिस्क का व्यास, चक्ति का कई बार व्यास पूछ लेता है, अब बच्चे की त्रिज्या का सूत्र व्यास बराबर डी बराबर 2 आर मिनिमम है ना, वही मिनिमम व्यास, न्यूनतम व्यास मिनिमम, न्यूनतम मिनिमम, ठीक है, तो ये आ जाएगा 2r, तो ये आ जाएगा सूत्र क्या बन जाएगा, डी बराबर डी मिनिमम व्यास कितना चाहिए चक्ति का, ये पूछ रहे तो 2h अपॉन म्यू आर माइनस 1, म्यू आर स्क्वायर माइनस 1। कई बार वो क्षेत्रफल पूछ लेता है, न्यूनतम क्षेत्रफल, चक्ति का न्यूनतम क्षेत्रफल, तो पूछ लेगा चक्ति का न्यूनतम क्षेत्रफल, चक्ति का ए मिनिमम, न्यूनतम क्षेत्रफल ए मिनिमम, तो बोलो कितना आ जाएगा, तो बोल दो ए मिनिमम पाई आर मिनिमम का स्क्वायर, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल तेरे को पता ही है ये, तो ये आ जाएगा पाई, बोलो आर स्क्वायर कितना आ जाएगा, एच अपॉन म्यू आर स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा कितना, पाई एच स्क्वायर अपॉन म्यू आर स्क्वायर माइनस 1। ये सब सूत्र लिखे होते किताबों में, हालांकि तू तो सिर्फ आर निकालना सीख ले बेटा, ये सब तो अपन अपने आप निकाल लेंगे, बस क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। कई बार गलती कर जाते, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते नहीं, पूछा व्यास होता, निकाल के त्रिज्या आ जाता बच्चा, सर एक आधा क्वेश्चन कराओ। अच्छा एक इसमें मछली भी सुनो, इसमें दूसरे तरीके से भी पूछ लेता, चीज एक ही है ये सारी, मछली को जैसे ये फिश है, अगर यहां बल्ब की जगह फिश हो जाए, ये देख फिश, ये फिश,
तो वो ये पूछ लेता फिश को पूरी दुनिया कितने वृत्त में दिखेगी, तो जैसे किरणें बाहर की वैसे बाहर की दुनिया से जितने भी इस वृत्त पे किरणें गिरेगी वो सब मछली की आंख में पहुंचेगी। जैसे एक बाहर की दुनिया से किरण आई वो इसकी आंख में जाएगी तो उसको वो पेड़ दिख जाएगा। ऐसे यहाँ आदमी देखना ही है तो पूरी दुनिया मछली को भी इसी वृत्त में नजर आती है। तो वो पूछे मछली को पूरी दुनिया कितने त्रिज्या के वृत्त में नजर आएगी, तो भी सब कुछ यही, और बल्ब से आने वाली किरणें रोकनी हो तो भी सब कुछ यही। क्लियर है क्या? चलो आ जाओ। तो एक आधा सर क्वेश्चन करा दो, ये आ जाओ क्वेश्चन। देखो कहां तक क्वेश्चन हुए थे अपने, 20 हुए थे शायद, है ना? आ जाओ। है ना? एक क्वेश्चन करते हैं ऐसे, एक इजी करते फिर थोड़ा एक भारी। एग्जाम्पल 21, ठीक है? अब ये देख, जैसे मैंने दे दिया तेरे को μ1 बराबर है ना इस माध्यम का अपवर्तनांक 3/2, ठीक है? चलो ये ले ले, 4/3 ले ले, चल 4/3 है ना, और ये हवा है ना। चलो आसान से आसानी ले रहा हूं। अब ये बोल दिया बल्ब है, एक बल्ब, वो यहां से ठीक है, ये 12 सेंटीमीटर नीचे जल रहा है एक बल्ब, है ना, 12 सेंटीमीटर नीचे एक बल्ब है, ये रहा ये बल्ब, ठीक है? तो त्रिज्या शक्ति का न्यूनतम व्यास, शक्ति का न्यूनतम व्यास, शक्ति का न्यूनतम व्यास क्या हो कि बल्ब से आने वाली प्रकाश की किरण बाहर ना निकल सके। समझ जाओगे ना क्वेश्चन? किरण थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया मैंने, बाहर ना निकल सके, ठीक है? ये निकल सके तो क्या मैं बोल दूं क्या यहाँ पे वही क्रांति कोण ये वो, तो बेसिक से भी कर सकता हूं, है ना, और सूत्र से भी। पहले मैं सूत्र से करता हूं। तो देखो शक्ति की त्रिज्या नहीं व्यास पूछा है बेटा, सॉल्यूशन, तो मैं बोल दूं व्यास डी मिनिमम, या पहले आर निकालू, आर मिनिमम। बोलो क्या होता है आर मिनिमम का सूत्र? सबके रटा हुआ होता है H/√μr²-1। आर क्या है? अंदर वाले माध्यम का वातावरण के सापेक्ष, और वातावरण हवा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आ जाओ कितना आ गया ये, तो 12 सेंटीमीटर अपॉन कितना आ जाएगा ये, 4/3 का स्क्वायर -1, तो कितना आ जाएगा बोलो ये, 4/3 का। तो यहाँ कितना आ जाएगा आर मिनिमम बराबर, बोलो, तो यह आ जाएगा 12 सेंटीमीटर अपॉन, यह आ जाएगा 16 - 9 7/√7/3, 9 का रूट 3 हो जाएगा ना /3, तो यह आ जाएगा कितना बोलो, आर मिनिमम बराबर 36 सेंटीमीटर /√7, ये 36/√7 सेंटीमीटर आंसर। क्लियर है? तो 36/√7 सेंटीमीटर आंसर आएगा। इतनी ये त्रिज्या। आप देखिए फिर जल्दी जल्दी मैंने 36/√, उसने व्यास पूछा है तो मैं बोल दूं डी मिनिमम, व्यास पूछा है 2r मिनिमम, ध्यान रखना, तो मैं बोल दूं आ जाएगा 72। ये पहला ऑप्शन मिलेगा, गलती से टिक कर आओगे फिर मेरे को नहीं मालूम। तो व्यास पूछा था, ये नहीं होगा, ये होगा, व्यास पूछा है, ऐसे होती गलतियां। तो बोल दूं इतने व्यास की शक्ति रख दे तो कभी प्रकाश की किरण बाहर ही नहीं आएगी। ये क्लियर है क्या? चलो सर, अच्छा आप सुन, ये शक्ति का व्यास तो आ गया। बेसिक से कर सकते थे क्या? बिल्कुल कर सकते थे, बिल्कुल बेसिक से क्रांति कोण निकाल ले तो वही आ जाएगा कितना बोलो, sin θc बराबर 3/4, ये आएगा ना 4/3 sin θc बराबर 1 sin 90। अरे r 90 कर दे तो यहां से sin θc कितना आ जाएगा बोल, 3/4। फिर त्रिभुज बना, ये θc, ये 3, ये 4, तो ये आ जाएगा √7 ये, तो यहां से θc, ये r, तो यहां से r निकल जाएगा, बोलो tan θc निकल जाएगा यहां से। ये देखे ना बेटा, ये हटा दूं ये ले, तो यहां से sin θc कितना गया 3/4, इससे त्रिभुज बना, ये θc, ये 3, ये 4, तो ये √7, तो यहां से tan θc कितना जाएगा बोल, tan θc बराबर 3/√7, ये, तो यहां से बोलो r/h, ये आ जाएगा r/h, ये, तो यहां से बोलो कितना आ जाएगा, तो r बराबर 3/√7h,
h का मान रख दो 12, तो यह जाएगा 36/√7 का डबल कर दो 72 समझ गए? तो बिल्कुल बेसिक से वही आएगा, क्योंकि ये डेरिवेशन ही बेसिक से हुआ है बेटा। तो अब अपन क्यों बेसिक, अपन तो सीधा सूत्र याद रख लेंगे। समझ गए? तो बेसिक में कुछ नहीं करना होता, यहाँ क्रांति कोण निकाल के इस त्रिभुज पे आ जाओ, tan थीटा जी निकाल लो, तो त्रिभुज से त्रिभुज में जाके tan थीटा जी निकाल के हल कर लो। ठीक है सर, समझ में आ गया? अच्छा, कई बार क्या होता है वो छोटी चकती रख देगा, है ना, थोड़ा एक भारी क्वेश्चन करते हैं, छोटी चकती रख देगा, उसमें डेटा चाहिए बेटा, ये देख थोड़ा डेटा सेट करने पड़ेंगे। एग्जाम्पल 22 है ना, छोटी चकती रख देगा, बताऊं कैसे? जैसे ये दे दिया μ√2, मैं जानबूझ के √2 ले रहा हूं ताकि ये 45 डिग्री आ गया, ठीक है। अब उसने ये कर दिया जैसे 10 सेंटीमीटर गहराई पे बल्ब ले लिया, ये h बराबर 10 सेंटीमीटर, h बराबर 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 10 सेंटीमीटर गहराई पे बल्ब है ना। अब उसने बोल दिया, आप जैसे देखो ये छत है, छत, ठीक है। ठीक है बेटा, एक मिनट रुकना हूं, 30 आ जाए। जैसे दे दिया, ठीक है। और उसने बोल दिया कि भाई मैंने एक चकती रखी यहां, है ना, ये है ना, और ये छत है 20 सेंटीमीटर ऊंचाई पे, कहती है 20 सेंटीमीटर। यूं ही मैंने मेरी मर्जी से डेटा ले लिए। यदि एक बल्ब बी द्रव की सतह से h बराबर 10 सेंटीमीटर गहराई पर ऑन है, ठीक है। वह एक इसकी त्रिज्या दे दी मैंने 10/r बराबर 10/√3 सेंटीमीटर, ये डेटा सेट किया मैंने। वह एक चकती जिसकी त्रिज्या r बराबर 10/√3 सेंटीमीटर है। इस प्रकार द्रव सतह पर रखी है कि बल्ब उसके केंद्र पर है, उसके केंद्र के नीचे है। समझ गए? अरे ये बिल्कुल केंद्र पे, बल्ब उसके केंद्र के नीचे है, सी के नीचे है ना। इस प्रकार से रखिए। तो द्रव की सतह से 20 सेंटीमीटर ऊपर रखी स्क्रीन पर चकती की बनने वाली छाया की त्रिज्या ज्ञात करो। बेहतरीन क्वेश्चन करो, त्रिज्या ज्ञात करो। अब अपने को जो छाया बन रही है ऊपर, उसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है। सबसे पहले तो देखो ये चकती की साइज छोटी है क्या, तो सबसे पहले मैं बताता हूं सारी किरणें रोकने के लिए कितना चकती की त्रिज्या कितनी चाहिए थी। चलो बेटा, इससे पहले वाला ये 2-3 वो डिलीट करने पड़े। और चलो कोई बात नहीं, है ना। क्वेश्चन मेरे को ध्यान है, अपन आ जाओ यहाँ बनाते हैं, ये क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे बेटा, है ना। आ जा, है ना। एग्जाम्पल 22 था अपना, इधर देख। तो सुनना, सॉल्यूशन 22 कर रहा हूं मैं, सॉल्यूशन सीधा 22 चित्र बना दूंगा। तो देखो, न्यूनतम त्रिज्या सारी किरणें रोकने के लिए आवश्यक आर मिनिमम
बोलो कितना आ जाएगा? तो बोल दो आर मिनिमम का सूत्र होता है क्या? एच अपॉन अंडर रूट म्यू आर स्क्वायर -1। बोलो एच कितना है? 10 सेंटीमीटर। म्यू आर कितना है बेटा? √2 का स्क्वायर -1 का रूट, तो ये आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा? 10 सेंटीमीटर। ये आ गया आर मिनिमम। ये तो 10 सेंटीमीटर थी, लेकिन मैंने ढकी 10 से कम, बट अभी आर 10/√3 की ढकी है मैंने, सेंटीमीटर है ना। आर से R/√3 सेंटीमीटर की चकती ढकी है, चकती ढकी है, जो छोटी है थोड़ी ढकी है। तो अभी मैंने क्या 10/√3 की चकती ढकी है, जो कि थोड़ी छोटी है। तो मैं बोल दूं किरणें बाहर तो आएगी और छत पर प्रतिबिंब बनेगा। क्लियर है क्या? तो आगे आ जाओ। अब देख, अब अपना क्वेश्चन अब चालू हो रहा है। ये तो मैंने यूं ही तेरे को अधिक जानकारी देने की कोशिश करी है कि हाँ यार वास्तव में ये क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है। ठीक है, अब आ बेटा थोड़ा चित्र ढंग से बनाना। ये तो ये कितना हो गया? ये दिया छत 20 सेंटीमीटर दिया था मैंने, है ना। ये छत, ये रही छत, ठीक है। और यहां पे अपन ने छोटी चकती ढक दी, 10 से छोटी, है ना। ये नीचे केंद्र पे ये बल्ब है बी, और ये दी थी मैंने 10। थोड़ी सी ये चित्र अच्छा बनाने के लिए मेरे को थोड़ा ऊपर ये बल्ब, ठीक है ये। और ये थी 10/√3, 10/√3 सेंटीमीटर। ये डेटा बड़े तरीके से सेट करने पड़ेंगे, नहीं तो कैलकुलेशन बड़ी खराब हो जाती है। 3 सेंटीमीटर ये। अब मैं बोल दूं ये देख किरण, ये यहां किरण गिरेगी ये, और ये अपवर्तन से दूर हटेगी। ए बारिश हल्के में जा रही है, हालांकि मैं इसका वो भी निकालूंगा क्या, म्यू बराबर √2 है। तो याद है क्रांति कोण भारी से हल्के में, ए ये भारी से हल्के, भारी हल्का, तो बोलो भारी से हल्के में जा रही है तो क्रांति कोण θc बराबर 45 डिग्री। क्लियर है? तो 45 डिग्री पे क्रांति कोण, फर्क ये कम होगा क्योंकि मुझे मालूम है किरणें बाहर जाएगी, क्योंकि ये चकती की ये, तो बोल दो ये यूं जाएगी ये। अब ये देख बेटा ये, अब मुझे ये कोण निकालना है आर, पहले उसके लिए आई निकालना पड़ेगा। और ये देखो ये 10 है, ये तो यहाँ से आ जा, ये त्रिभुज। अब जिसको बेसिक नहीं पता हो बर्बाद हो गए, जिन्होंने फॉर्मूले रट लिए वो बर्बाद हो गए। अब यहाँ पे पूरा बेसिक से करना है। तो मैं बोल दूं इस त्रिभुज से पहले कोण निकलता था, याद है? पहले मुझे ये θc से ये आया, तो सारा त्रिभुज यहाँ। तो मैं बोल दूं ये कोण कितना आ गया बोल, तो ये स्टार लगा रहा हूँ। तो त्रिभुज स्टार से, ये देखिए स्टार, त्रिभुज स्टार से बोलो कितना आ जाएगा? 10 ये आई बराबर 10 आई, ये आई है तो ये भी आई बराबर कितना आ जाएगा बोल? 10 अभिलंब बटा आधार, और ये कितना हो जाएगा? 10/√3 बटा 10, ये 10 से 10 गया, 1/10 आई बराबर 1/√3, और ये कितना आ जाएगा बोलो? आई बराबर 30 डिग्री। अरे बोल, आई बराबर 30 डिग्री। क्लियर है? तो ये 30 डिग्री आ गया, आई बराबर 30 डिग्री। और ये आई 30 डिग्री को तो आर निकालना है यार, बोलो यार आर। तो मैं बोल दूं यहां से स्नेल के नियम से बोलो, तो यहां से अंदर लिखूं √2 साइन 30 डिग्री, √2 साइन 30 डिग्री बराबर 1 साइन आर। यहां से ये 1 साइन आर, तो यहां से कितना आ जाएगा बेटा? साइन आर बराबर 1/√2, साइन आर बराबर 1/√2, तो आर बराबर 45 डिग्री, आर बराबर 45 डिग्री। क्लियर है? तो ये 45 डिग्री पे किरण जाएगी, ये 45 डिग्री, 45 डिग्री। क्लियर है क्या? ये 45 डिग्री, तो प्रकाश की किरण 45 पे जाएगी। अब ये 20 सेंटीमीटर ऊंचाई है, और ये कोण पता, तो मैं बोल दूं ये भी 20 आ जाएगी। अरे बोलो ये, और यहां से ये देख ये केंद्र है, ये केंद्र, तो मैं बोल दूं ये अगर 10/√3 है तो ये भी 10/√3 होगी। तो ये हो गई बेटा 10/√3, और ये हो कितनी? ये 10/√3। ये हो गई बेटा कितनी? अगर ये 20 है, 20 सेंटीमीटर, तो बोल दूं ये भी 10/45 से 20 सेंटीमीटर आ जाएगी। अरे ये देखे ना, बड़ा स्टार, बड़े त्रिभुज, बड़े स्टार से बोलो 10/45, ये तक 10/45 बराबर, ये वाई मान ले, वाई बराबर y/20, तो यहां से y बराबर आ गया 20 सेंटीमीटर। ये देख, तो ये भी 20 सेंटीमीटर आ गया, y बराबर 20, तो ये आ गया 20, ये आ गया 10/√3। ये तो हल कर लेना बस, ये आ गई त्रिज्या। तो ये देख छत पे बनने वाली त्रिज्या, ये इधर भी बनेगा ऐसा, तो ये छत पर बनने वाली त्रिज्या ये हो गई। अरे बोलो बेटा, तो ये
तो ये 10/√3, ये 20 कर लोगे क्या? तो बड़ा आसान सर, कर लेंगे बिल्कुल। ये देखे ना कितने आएगी, लगभग 3 के करीब, 23-24 के करीब आ जाएगी। कर लोगे सर? मजा आ गया। ठीक है, ये अभी मैंने गलती कर दी, मुझे ये 10 और ये 10/√3 देना था। इस कैलकुलेशन से तो मतलब था नहीं, ये 10 और ये 10/√3 देता, सॉरी ये 10 और ये 10√3 देता, तो अभी भी कोण तो 30 डिग्री आता, पर ये 10 होने से क्या ये पूरी ये सही आ जाती 30। समझ गए? कर लेना तुम, है ना ये 10। अरे यार कैलकुलेशन यूं कर लेना, सुन 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 सुन, ये कर देना 10√3, दोनों को √3 बढ़ा दो, तो ये कर दो 10 सेंटीमीटर, है ना, सेंटीमीटर, और इसको कर दो 10√3। बात वो की वही हो गई। अरे ये कौन वही आएगा अभी भी, तो ये देख सब जगह क्या आ जाएगा बेटा, ये 10/10√3, ये यहाँ आ जाएगा 10/10√3, कौन वही आएगा तेरे। सर फिर फायदा क्या हुआ आपको, हुआ ना ये 10 हो गया, ये 10, तो ये टोटल 30 आ जाएगा। समझ गए क्या? ये बस बाकी कैलकुलेशन वही, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, कौन 30 ही रखना था अपने को बस, ताकि ये 45 आ जाए और ये कैलकुलेशन आसान हो जाए। समझ गया मेरे लाल? तो ये बेहतरीन क्वेश्चन हो गया तेरे त्रिज्या वाला, तो ये छत पे त्रिज्या। ठीक है, अब अपन क्या है बेटा, थोड़ा सा क्लास लंबी हो रही है, अगले टर्न पे अपन पढ़ेंगे और इसका अनुप्रयोग एक और सबसे इंपॉर्टेंट प्रकाशिक तंतु, है ना। तो प्रकाशिक तंतु में TIR होने के लिए क्या कंडीशन होती है वो देखेंगे। ठीक है, तो प्रकाशिक तंतु में TIR होने की कंडीशन देखेंगे। अभी अपन ने जो देखा क्वेश्चन 22 क्वेश्चन अपन ने कर लिए। ठीक है बेटा, चलो बेस्ट ऑफ लक। ठीक है ना, ये ले यहां से रिमोट से बंद करते हैं आज। हाँ बेटा, पढ़ना अपने को प्रकाशिक तंतु। ठीक है, अब प्रकाशिक तंतु में क्या है हिसाब किताब है, जैसे ये देखो, ये हो गया ये कोर और ये क्लेडिंग, है ना, इसको बोलते हैं क्लेडिंग। ठीक है, और ये कहते हैं कोर। ठीक है ना, ये क्लेडिंग, ये कोर। अब ये अभिलंब से प्रकाश की किरण ये गिरी आपतन कोण आई पे। अब इसमें क्या होता है बेटा कि ये क्लेडिंग जो होती है, चारों तरफ के बाह्य आवरण को क्लेडिंग बोलते हैं, है ना। अंदर वाला अपवर्तनांक अगर ये कोर है, ये इसका μ1 ले लिया मैंने, म्यू कोर, है ना, और ये क्लेडिंग का μ2 ले लिया। ठीक है, ये μ1 और ये μ2। ठीक है, बाहर वाली का μ1 और इसका μ2। ठीक है, ये कोर और क्लेडिंग है। अब यदि कोर का अपवर्तनांक, हमेशा कोर का अपवर्तनांक क्लेडिंग से ज्यादा होता है, ध्यान रखना, अंदर वाला भारी माध्यम होता है ये, है ना, ये होता है इसका। ठीक है ना, किसी को भी μ1 μ2 बोल दो बेटा, कोर क्लेडिंग। ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा μ1 मू2। अब यहां पे प्रकाश की किरण जब जाती है तो यहां पूर्ण आंतरिक परावर्तन करती है। तो जो प्रकाशिक तंतु है ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसका कार्य प्रणाली क्या है, तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन TIR के सिद्धांत पर कार्य करता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, के सिद्धांत पर कार्य, के सिद्धांत पर कार्य करता है, सिद्धांत पर कार्य करता है, कार्य, है ना, के सिद्धांत पर कार्य करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये जब प्रकाश की किरण आई, ठीक है, ये तो यहां से जब प्रकाश की किरण आएगी, ये देखो यहां पे पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा यूं, और इस प्रकार से चलेगी। क्लियर है क्या? ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करेगी। ठीक है, अच्छा, तो जब ये प्रकाश की किरण यहां से यहां जाएगी μ1 से μ2, तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन में ये देखो जैसे क्या हो गया, ये कोण R और यहां θc है। ठीक है, ये है ना, तो ये लगातार बारंबार भारी से हल्के में जा रही तो क्रांति कोण से ज्यादा पे गिरेगी, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होते रहेंगे, चलती रहेगी। ये थोड़ा सा ज्यादा होता है क्रांति कोण से, तो ये तो क्या जरूरत होगी, मतलब क्या आवश्यक, मतलब क्या शर्त हो कि यहां पे पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाए। तो मैं बोल दूं अब इन दोनों में संबंध निकालना है, तो मैं बोल दूं पहली सतह पे, इसको मैं सतह 1 बोल रहा हूं और इसको मैं सतह 2 बोल रहा हूं। सतह 1 पर सतह आपतन कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्त, सतह 1 पर स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से सतह 1 पर स्नेल के नियम से, बोलो कितना लिखूं मैं, 1 sin I इज इक्वल टू म्यू sin R। ये अंदर वाला μ1 है ना, ये μ1 बोल दो इसको, μ1, ये μ1 sin R ये। अच्छा, फिर यहां पे ये दोगे समीकरण 1। अब सतह 2 पर, है ना, सतह 2 पर स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से बोलो कितना आ जाएगा, तो यहां से बोल दू क्या, कितना आ जाएगा, क्या आएगा ये, यहां से μ1 sin θc बराबर μ2, ये देखो
म्यू वन साइन थीटा सी बराबर म्यू टू साइन 90। ये तो यहां से कितना आ जाएगा, म्यू वन साइन थीटा सी बराबर म्यू टू, ये समीकरण 2। उधर क्या आई थी बेटा समीकरण, ये आई थी 1 साइन आई बराबर क्या थी, है साइन आई बराबर कितनी थी, है साइन आई बराबर म्यू वन साइन आर, म्यू वन साइन आर, ये समीकरण 2। अच्छा अब आर का मान में 90 माइनस थीटा सी रख दूं क्या, ए आर बराबर 90 माइनस थीटा सी। सर ये कहां से आया, इधर देख, ये देख, ये दोनों ये देख, यहाँ तीनों कोणों का योग, ये देख, ये सतह लंबवत है ना 90 डिग्री, तो बोल दो ये 90 डिग्री, ये और ये भी 90 डिग्री। तो यहां से देख ये 90 डिग्री, ये आर, ये तो रखने पर समीकरण 1 में उपरोक्त में रखने पर रखो कितना जाएगा, साइन आई बराबर म्यू वन साइन 90 माइनस थीटा सी, तो आ जाएगा म्यू वन कोस थीटा सी, ये समीकरण 3, ये समीकरण 3। तो ये आ गया म्यू वन साइन थीटा सी है। अब समीकरण 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर करो, तो यहां से देखो समीकरण 2 इक्वेशन 2 का स्क्वायर प्लस इक्वेशन 3 का स्क्वायर करने पर, है ना, बोलो कितना आ जाएगा, तो यहां से आ जाएगा म्यू वन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा सी प्लस म्यू वन स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा सी, ये इज इक्वल टू म्यू टू स्क्वायर, है ना, यहां से म्यू टू स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर आई। देखो तो यहां से म्यू वन स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ये देख, अरे समीकरण के वर्क कर दिया है, क्योंकि मेरे को ये थीटा सी सब हटाने आई और इसमें संबंध निकालना है। तो यहां से कितना आ जाएगा बेटा, म्यू वन स्क्वायर और ये 1 आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, म्यू टू स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर आई। तो यहां से बोलो कितना आ जाएगा, यहां से साइन स्क्वायर आई इज इक्वल टू म्यू वन स्क्वायर माइनस म्यू टू स्क्वायर। तो यहां से साइन आई बोलो कितना आ जाएगा, साइन आई इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू वन स्क्वायर माइनस म्यू टू स्क्वायर। ये यहां पे म्यू वन क्या है, कोर का ज्यादा वाला म्यू, कोर का म्यू वन है, कोर का, और म्यू टू है क्लेडिंग का। ये कोर का म्यू है, ज्यादा वाला, अंदर वाला, भारी माध्यम का। सही बात है, बड़ा पहले आएगा और छोटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें 3 4 5 क्वेश्चन आए हैं बेटा, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्लियर है ये, तो साइन आई बराबर म्यू वन स्क्वायर माइनस म्यू टू स्क्वायर का रूट अंडर। क्लियर है क्या, ये बोलो, ये ठीक है क्या, ये। अब सर इसमें क्वेश्चन, तो देखो ये सूत्र तब लगता है जब 2 सतह लंबवत हो, क्योंकि मैंने देखो यहाँ पे 90 डिग्री यूज में लिया है ये वाला, तो ये 2 सतह लंबवत होनी चाहिए आपस में। देख बताता हूं कैसे, इधर देख, जब ये देख, जैसे ये सतह है, ठीक है, 2 लंबवत सतह है। अब वो बोलते कि आपतन कोण का मान क्या हो, कि यहां पे TIR हो जाए, ठीक है, यहां TIR हो जाए, TIR हो जाए, ठीक है, यहां, है ना, ये आपतन कोण। तो जैसे मान लो ये दे दिया म्यू बराबर √2, अब वो पूछेगा कि आपतन कोण का मान क्या हो कि दूसरी सतह पर TIR हो जाए। ये एग्जांपल 23 है ना, आपतन कोण सतह AB पर, आपतन कोण सतह AB पर आपतन कोण I क्या हो कि सतह AC पर TIR हो, ठीक है, सतह AC पर TIR हो। तो मैं यहां से बोल दूं साइन आई, अरे बोलो सीधा सूत्र लगा दूं, साइन आई बराबर, बोलो साइन आई बराबर अंडर रूट म्यू वन स्क्वायर माइनस म्यू टू स्क्वायर। वहां पे याद है कोर क्लेडिंग, ये प्रकाशिक तंतु तो नहीं है, लेकिन वही 90 डिग्री वाली 2 सतह है, देखो लंबा सतह।
तो बोल दूं यहाँ पे सूत्र लग जाएगा, पहली सतह और दूसरी सतह में ये संबंध आ जाता है, याद है थीटा सी। अब मैं हल नहीं करूंगा पूरा डेरिवेशन, बाहर हवा है तो क्लेडिंग हो गई 1, तो यहां से आ जाएगा बेटा √2 का स्क्वायर। बोलो अरे ये क्या हो रहा है, या यूं कर दे, ये कर क्वेश्चन, ये 45 डिग्री कर दे, अरे वो और या 1 कर दे, ये म्यू कर दे, ये निकालना है ना। आई बराबर 45 डिग्री है ना। तो म्यू क्या हो कि सतह AC पर गुणा TIR हो। अब देख सॉल्यूशन, ये कर दिया, क्वेश्चन चेंज कर दिया बेटा, सॉल्यूशन देख। तो बोल दू साइन 45 बराबर μ1 स्क्वायर, अंदर वाला म्यू निकालना है, माइनस μ2 स्क्वायर हवा, तो यहां से आ जाएगा 1/√2 है, 1/√2 बराबर म्यू स्क्वायर माइनस 1 का रूट अंडर, तो यहां से म्यू स्क्वायर माइनस 1 बराबर 1/2, तो यहां से म्यू स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा बोलो, म्यू स्क्वायर बराबर 3/2, तो यहां से म्यू बराबर आ जाएगा बेटा √3/2, ये म्यू बराबर आ जाएगा √3/2। क्लियर है क्या? तो ये √3/2 हो जाएगा म्यू अंदर वाला। ठीक है, तो म्यू बराबर √3/2 आंसर। समझ में आ गई क्या? चलो सब ये म्यू बराबर √3/2 चला गया। ठीक है, चलो ठीक है ना, ये कोर क्लेडिंग ये इस टाइप से TIR। ठीक है, अच्छा हाँ, एग्जाम्पल 24 इधर देख। ठीक है बेटा, चलो अब अगले टर्न पे बात करेंगे आगे क्या बात करनी है। ठीक है, थोड़ा सा यार मेरे दिमाग में अभी कोई बात और घूम रही है। ठीक है, ये पढ़ूं, चलो नया टॉपिक चालू कर देते, छोड़। ये क्वेश्चन बहुत है इस पे बेटा, अरे बोल, ये क्वेश्चन बहुत है। अब आ गया 23 है ना। अब आ जा, एपेरेंट डेप्थ को अंग्रेजी में क्या हिंदी में क्या बोलते रहे हैं? आभासी गहराई। देखो अपवर्तन में प्रतिबिंब की आभासी गहराई, प्रतिबिंब की आभासी गहराई। ठीक है, ये देखो, अब ये आभासी गहराई देख, ये आभासी गहराई, ये प्रकाश की किरण जाएगी, ये अविलंब, ये अवे हटेगी नॉर्मल से। ठीक है सर, ये हो जाएगा प्रतिबिंब, ये बिंब की गहराई, ये डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हो गया डिस्टेंस ऑफ इमेज, ये बिंब की गहराई, ये प्रतिबिंब की गहराई। ठीक है, ये अपने को आभासी गहराई पता करनी है। ठीक साहब, अब देखो बेटा,
चलो यार अगले टर्न पे बात करनी, नहीं इच्छा हो रही है पढ़ाने की, ठीक है। बिल्कुल अभी दिमाग ही काम नहीं कर रहा है ना, मेरा माइंड ही एब्सेंट है अभी, ठीक है, बाद में बात करेंगे बेटा।